नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद केशव पर। साथियों, आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे साथी आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, आज की कक्षा है वो हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। अब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी साहित्य का इतिहास क्या कौन कहलाता है कि आदि यानी प्रारंभ से लेकर के अंतिम क्षणों तक उनकी चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते यानी पहचानते हुए साहित्य की परंपरा के साथ साथ उनका समायोजन या सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। आगे चलकर जो पंडित गिरिजा शंकर शुक्ल जी है वो क्या कहते हैं कि साहित्य का इतिहास यह समझने की चेष्टा है कि साहित्य की वाणी कब शिथिल हुई और कब सहज स्फूर्ति तथा उमंग से तरंगित हुई। यानी साहित्य कब ठंडा हुआ, शीतल यानी साहित्य कब कमजोर हुआ और कब वह तेजी से प्रसार या तेजी से साहित्य का विकास हुआ। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि विश्व साहित्य में साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास है वो फ्रांसीसी विद्वान हिप्पोली एडोल्फ टैन ने किया था। यानी विश्व साहित्य में साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत जो सर्वप्रथम है उसका प्रयास किसने किया था, तो वो थे फ्रांस के विद्वान हिप्पोली एडोल्फ टैन ने, जो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया। अब हम आगे बात करते हैं तो विधेयवादी पद्धति के आधार पर साहित्य इतिहास लेखन है किसके द्वारा आचार्य शुक्ल ने इस पद्धति का अनुकरण किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वो अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखा था। उनके द्वारा लिखा गया इतिहास है वो अंग्रेजी का था। यानी आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का अनुकरण किया था और इनके द्वारा लिखा गया इतिहास है जो अंग्रेजी का था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत कौन कौन से हैं, तो चलिए जान लेते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के प्रमुख जो मुख्य स्रोत है वो कौन कौन से हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने शोध प्रबंध हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य के स्रोतों के रूप में अंतः साक्ष्य तथा बाह्य साक्ष्य का उल्लेख किया है। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो दो भागों से या दो स्रोतों से लिखा गया था। पहला स्रोत था वो अंतः साक्ष्य और दूसरा स्रोत था वो बाह्य साक्ष्य। और आचार्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो शोध प्रबंध था वो उनका नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। नेक्स्ट बात करें कि अंतः साक्ष्य के रूप में अपने ग्रंथ में वर्मा ने रामकुमार वर्मा जी ने 25 रचनाओं का उल्लेख किया है। यानी अंतः साक्ष्य के अंतर्गत स्रोतों में 25 रचनाओं का जो उल्लेख है वो रामकुमार वर्मा जी द्वारा किया गया था। सबसे पहली है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। इसके लेखक थे वो पंडित गोकुलनाथ भट्ट थे, 1568 ईस्वी में लिखी गई। पंडित गोकुलनाथ भट्ट गोस्वामी विठलनाथ के 7 पुत्रों में से चौथे पुत्र थे। यानी पंडित गोकुलनाथ भट्ट से वो गोस्वामी विठलनाथ के पुत्र थे और वो 7 पुत्रों में से चौथे नंबर के पुत्र थे। यह दोनों ग्रंथ वार्ता साहित्य के अंतर्गत आते हैं। यानी जो पंडित गोकुलनाथ भट्ट के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, यह है जो किसके ग्रंथ अंतर्गत आते हैं, वार्ता ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, जो ब्रज भाषा के प्राचीन गद्य का नमूना है। किस भाषा का, ब्रज भाषा का। 84 वैष्णव की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन वृत्त मिलता है। यानी जो पंडित गोकुलनाथ भट्ट की जो ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता, उसमें 84 वैष्णव की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जो है जीवन वृत्त है जो मिलता है, यानी जीवन परिचय मिलता है।
और 252 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ में गोस्वामी विठलनाथ के 252 शिष्यों का जीवन परिचय मिलता है। यानी जो 252 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ था उसमें गोस्वामी विठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन और 84 वैष्णव की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जो है हमें उल्लेख देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो नाभादास द्वारा लिखित है भगतमाल। भगतमाल जो पुस्तक थी वो नाभादास द्वारा 1585 ईस्वी में लिखी गई। इसमें एक तो है अगर देव आज्ञा देई भगतन को यस गाऊं भवसागर के तरण को नहाइन और उपाऊ। ये किसमें भगतमाल में नाभादास द्वारा लिखी गई ये है जो दुआ था। भगतमाल में नाभादास ने 200 भगत कवियों का परिचय दिया था। भगतमाल जो पुस्तक है वो नाभादास द्वारा लिखी गई थी और नाभादास ने इसमें 200 भगत कवियों का है जो परिचय दिया। यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना मानी जाती है। यानी भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना की बात की जाए तो वो क्या है भगतमाल। इनके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का परिचय मिलता है तो उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों और संतों का संक्षिप्त परिचय मिलता है। भगतमाल की प्रथम टीका प्रियादास ने भक्ति रस बोधनी नाम से लिखी थी। भगतमाल जो ग्रंथ है उसकी प्रथम टीका है वो प्रियादास ने लिखी थी और उसका भक्ति रस बोधनी नाम से लिखी थी। आगे बात करें गुरु ग्रंथ साहिब जिसके लेखक थे अर्जुन देव 1604 ईस्वी में लिखी गई। इस ग्रंथ में हिंदी के 15 संतों या भगत कवियों के पदों का संकलन है। यानी गुरु ग्रंथ साहिब में जो अर्जुन देव द्वारा 1604 ईस्वी में लिखी गई इसमें 15 हिंदी संतों का उल्लेख देखने को मिलता है। जिसमें 15 संत कौन कौन से तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आएंगे शेख फरीद, जयदेव, त्रिलोचन, नामदेव, संत रविदास या रैदास, संत धन्ना, संत पीपा, संत सेना, संत सदना और संत भीखन, संत वेणी, रामानंद, परमानंद, कबीर और सूरदास। महत्वपूर्ण बात है कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के सर्वाधिक शब्द 224 संकलित हैं। यानी गुरु ग्रंथ साहिब में अर्जुन देव द्वारा लिखी गई थी जिसमें सर्वाधिक शब्द 224 है जो कबीर जी के संकलित हैं। नेक्स्ट जो ग्रंथ है उसकी बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास में मूल गोसाई चरित जो कि बाबा बेनी माधव दास के द्वारा रचित है। तुलसी के जीवन के साक्ष्य इस ग्रंथ से प्राप्त हैं। यानी तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है उसका जो हम कहें कि उसका जो प्रूफ है या साक्ष्य है वो किससे संबंधित है, वो है मूल गोसाई चरित से जो किसके द्वारा लिखी गई थी, बाबा बेनी माधव दास के द्वारा। इमरतलाल नागर कृत उपन्यास मानस का हंस का मूल आधार। यानी इमरतलाल नागर ने जो अपना उपन्यास लिखा था मानस का हंस, इसका मूल आधार भी क्या था, मूल गोसाई चरित था। नेक्स्ट बात करें, अगली जो रचना आती है वो भगत नामावली दुर्वेदास द्वारा लिखी गई 1636 ईस्वी में। इसमें 124 भक्तों और 114 दोहों का वर्णन मिलता है। इस रचना का संबंध में एक दो है कि रसिक भगत भूतल घने लघुमत क्यों कही जाई बुद्धि प्रमाण गाय कछु न जो आए उर माए कछु जो आए उर यानी हृदय माए। ये किसका दो है, दुर्वेदास का द्वारा। संपादन है इसका राधा कृष्ण दास के द्वारा किया गया। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रयासों से इंडियन प्रेस प्रयास ने इस ग्रंथ का प्रकाशन है जो 1928 ईस्वी में, यानी भगत नामावली का जो प्रकाशन है वो 1928 ईस्वी में किसके द्वारा, इंडियन प्रेस प्रयास के द्वारा। नेक्स्ट जो आता ग्रंथ है वो कविमाला 1653 ईस्वी में लिखा गया था, तुलसी के द्वारा लिखा गया था, न कि तुलसीदास जी के द्वारा। यानी तुलसी और तुलसीदास जी दो कवि हुए थे। जो कविमाला है वो 1653 ईस्वी में तुलसी के द्वारा लिखी गई थी, न कि तुलसीदास जी के द्वारा। उसके बाद में अगला जो अंत्य साक्ष्य के स्रोतों में ग्रंथ आता है वो आता है कालिदास हजारा। 1698 ईस्वी में कालिदास त्रिवेदी द्वारा लिखा गया था। 212 कवियों के 1000 पद्य इसमें संकलित हैं। शिव सिंह सेंगर ने कवियों के काल निर्णय एवं उदाहरण इसी ग्रंथ से लिए थे। यानी जो कवियों का काल निर्णय था उसका जो उल्लेख है जो शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में किया था, उनका जो है कालिदास हजारा से ही लिया था। टिप्पणी, कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। यानी जो कवियों का काल या समय निर्धारण में यह ग्रंथ बहुत ही उपयोग है। यह इस कालिदास हजारा ग्रंथ के बारे में किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट जो रचना आती है वो आती है अंत्य साक्ष्य के अंतर्गत काव्य निर्णय जो 1685 ईस्वी में कवि भिखारी दास के द्वारा लिखी गई।
नेक्स्ट जो रचना है वो है सत्य कवि गिरा विलास की, जो 1746 ईस्वी में बलदेव बखेल खंडी के द्वारा लिखी गई थी। उसमें 17 कवियों का परिचय मिलता है। 10 नंबर जो रचना आती है वो है कवि नामावली, 1753 ईस्वी में कवि सूदन के द्वारा लिखी गई। विद मनोद तरंगिणी या विद्वान मोद तरंगिणी है, जो 1817 ईस्वी में सुक्का सिंह उर्फ श्रीधर के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट बात करें हम राग रासोग्रभव या राग कल्पद्रुम, जो 1843 ईस्वी में कृष्णानंद व्यास देव, जिसमें 200 कृष्ण भक्त कवियों का उल्लेख है जो हमें देखने को मिलता है। अंत्यसाक्ष्य के अंतर्गत हम बात करें अगले ग्रंथ की दो, जिसका नाम है श्रृंगार संग्रह, जो 1648 ईस्वी में सरदार कवि के द्वारा लिखा गया। 14 नंबर ग्रंथ हो जाएगा हमारा रस चंद्रोदय, जो 1563 ईस्वी में ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। 15 नंबर हो जाएगा कवित्र रत्नाकर, 1576 ईस्वी में माता दीन मिश्र के द्वारा लिखा गया ग्रंथ। जो अंत्यसाक्ष्य के अंतर्गत दिग्विजय भूषण 1868 ईस्वी में गोकुल प्रसाद बरिज के द्वारा। सुंदरी तिलक जो ग्रंथ है वो 1869 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। और भाषा काव्य संग्रह जो है 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल के द्वारा। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था। विचित्रो उपदेश 1887 ईस्वी में नक्शेदी तिवारी के द्वारा। कवि रतनमाला 1911 ईस्वी में देवी प्रसाद मुंसिफ के द्वारा। और हाफिजुल्लाह खां का हजारा 1915 ईस्वी में हाफिजुल्लाह खां के द्वारा। और 23 नंबर जो है संत वाणी संग्रह तथा अन्य संतों की वाणी है, जो 1915 ईस्वी में अधम के द्वारा लिखा गया। सुक्ति सरोवर जो 1922 ईस्वी में लाला भगवान दाइन के द्वारा। और सिलेक्शन ऑफ हिंदी लिटरेचर 1921 से 1925 है, जो लाला सीताराम के द्वारा लिखा गया था। तो साथियों अंत्यसाक्ष्य के अंतर्गत डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जो अंत्यसाक्ष्य है वो अपने ग्रंथ में 25 रचनाओं का उल्लेख किया था। ये रचनाएं जो आपको मैंने बता दी। अब बात करेंगे बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास किस प्रकार लिखा गया, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में अंत्य साक्ष्य स्रोत और बाह्य साक्ष्य स्रोत के अनुसार अब बात करें बाह्य साक्ष्य की, तो महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी हमारी एनास एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की रिपोर्ट बाबू श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, डॉक्टर हीरालाल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। उसके बाद में बाह्य साक्ष्य की बात करें तो राजस्थान में हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज जो सबसे पहले डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के द्वारा लिखी गई थी। और उसके बाद में गोरखनाथ एंड कनफटा योगी है, जो जॉर्ज वेस्टर्न ब्रिक्स के द्वारा लिखी गई रचना थी। तो साथियों आज की इस कक्षा में बस इतना ही। कल से हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन और पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत,